हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांगों की संरचना व कार्य। कोशिकांगों की संरचना व कार्य में हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूक्लियस के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और जो अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम। क्या है भाई? राइबोसोम। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा और यह इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? जो राइबोसोम होती है वो कणिका में संरचना है। कैसी संरचना है भाई? कणिका में संरचना है जिसके ऊपर कोई बाह्य झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब इसके ऊपर झिल्ली युक्त आवरण नहीं पाया जाता। और अगर हम बात करें सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा, तो सबसे पहले राइबोसोम को देखा था, उन वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज पैलेडी। किसने देखा भाई? राइबोसोम संरचना कैसी है? कणिका में। ठीक है। और सबसे पहले किसने देखा? जॉर्ज पैलेडे ने। और जो ईयर थी वो थी 1953 में। 1953 में सर्वप्रथम देखा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो बनी हुई होती है वो बनी होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है। किससे बनी हुई होती है भाई? राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन से बनी हुई संरचना। इनका निर्माण किससे होगा भाई? निर्माण राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल और किससे मिलकर बनी हुई होती है भाई? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो संरचना होती है वह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की सेल में पाई जाती है। मतलब अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राइबोसोम जो होता है वो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी में भाई? प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी। लेकिन अगर हम बात करें इनके अवसादन गुणांक की, तो इनका जो अवसादन गुणांक होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? डिफर। हम लोगों ने देखा था ना कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तब हम लोगों ने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में जो पाए जाते हैं राइबोसोम वो कितने एस टाइप के पाए जाते हैं भाई? 80 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक संरचना जो है वो वेल डेवलप्ड संरचना नहीं है, जबकि जो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है वो कैसी है भाई? वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इनके अवसादन गुणांक की, तो अवसादन गुणांक के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम कितने टाइप के होंगे भाई? 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं भाई? 2 टाइप के। एक तो कौन सा? 70s टाइप, और सेकंड कौन सा है भाई? 80s। क्लियर है? वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। जो प्रत्येक राइबोसोम, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल का हो या फिर यूकैरियोटिक सेल का हो, दोनों ही राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखी थी।
इस प्रकार से होती है संरचना राइबोसोम की। तो ये जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इस छोटी उप इकाई, दो उप इकाइयों में विभक्त होता है, एक तो स्मॉल सब यूनिट और दूसरा लार्ज। तो ये कौन सी है, स्मॉल, और ये कौन सी है, लार्ज। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने हैं, 70S टाइप के। कितने एस टाइप के, 70S टाइप के, जिसकी दो सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट तो होती है 30S और लार्ज सब यूनिट होती है 50S, 50S प्लस 30S। इसी प्रकार अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होते हैं, 80S, जिसकी भी दो सब यूनिट होगी। राइबोसोम तो इसी प्रकार से क्या होगा, विभक्त। ठीक है, दो सब यूनिट क्या होंगी, 60S प्लस 40S। क्लियर है, 60S जो होगी लार्ज सब यूनिट होगी, जबकि 40S होगी जो कैसी होगी, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो इनका जो फंक्शन होता है वो करते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है भाई, प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है। तो ये था हमारा राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे तारक काय व तारक केंद्र। इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट अपना क्या भाई, तारक काय व तारक केंद्र। तो हम लोग जान लेते हैं क्या होता है तारक काय व तारक केंद्र। तारक काय व तारक केंद्र भी कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्या है, कोशिकांग। क्या है भाई, कोशिकांग भी। ऑल दैट स्टूडेंट हम लोग पढ़ी क्या रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो तारक काय और तारक केंद्र कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग है। अगर हम बात करें तारक काय दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है। तारक काय किससे मिलकर बना होता है, दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इन संरचनाओं को कहा जाता है भाई तारक केंद्र। क्या कहते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। क्लियर है। तो तारक का इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है भाई, तारक केंद्र कहा जाता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तारक केंद्र पक्षमाव व कशाभिका का आधारकाई बनाता है। क्या बनाता है, तारक केंद्र पक्षमावी। हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में, मैंने आप लोगों को एक रफ डायग्राम है, कैसा डायग्राम है, रफ डायग्राम, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि जो तारक केंद्र होता है उसके आधारिक किसके, सीलिया व फ्लैजिला के, किसका, सीलिया व फ्लैजिला का क्या बनाता है, आधारी काय का क्या करता है, निर्माण करता है। इतना क्लियर है। जो तरकु तंतु होते हैं, मतलब इसके तारक केंद्र के शिरा पर तरकु तंतु निकले होते हैं, जो हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। किसे पढ़ेंगे भाई, कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब सेल की विभिन्न अवस्थाएं, कोशिका डिवीजन की या सेल डिवीजन की जब हम लोग विभिन्न अवस्थाएं पढ़ेंगे, उसके दौरान हम देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतुओं का क्या होता है, निर्माण। तो ये जो तरकु तंतु होते हैं वो जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तरकु उपकरण का क्या करते हैं, निर्माण। क्या होगा भाई, तरकु तंतु। किस में बात कर रहे हैं, एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में विभाजन के बाद, किसके बाद बात कर रहे हैं, विभाजन के बाद क्या बनाएंगे, तरकु उपकरण का निर्माण। क्या करते हैं,
तरकु उपकरण का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा तारक काय व तारक केंद्र के बारे में वापस देख रहे हैं एक बार। तारक काय कैसी संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है? दो मेलनाकार इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तारक केंद्र। जो तारक केंद्र होते हैं याद रखना ध्रुवों के साइड में पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? ध्रुवों की साइड में। इन तारक केंद्रों के चारों ओर सेलिया और फ्लैजिला का क्या होता है? निर्माण। और किसका ये बाद में चलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तरकु तंतु के रूप में जंतु कोशिका में। किसके रूप में? तरकु तंतु के रूप में दिखाई देते हैं। और ये तरकु तंतु कोशिका विभाजन के बाद किसका निर्माण करते हैं? तरकु उपकरण का निर्माण करते हैं। क्लियर है? और ये तरकु उपकरण के बारे में हम लोग डिस्कस से पढ़ेंगे सेल डिवीजन के दौरान। क्लियर है इतना?